उज्जवल भारत न्यूज के खास प्रोग्राम एडिटर्स टॉक को देखने वाले आप सभी दर्शकों को खुशबू का नमस्कार। आप सभी को हमारे इस प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा देखने, ज़्यादा पसंद करने और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए पूरे उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप सभी हमें ऐसा ही प्यार देते रहे ताकि हम आपके एक्सपेक्टेशन पर खरे उतर सके। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम उज्जवल भारत न्यूज़ टीम की ओर से आपको ढेर सारा आभार धन्यवाद बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप हमारे इस प्रोग्राम को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में हम अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों को यहाँ बुलाते हैं और जानते हैं उनसे उनके विषय में, उनके कार्यों के विषय में। तो आज की जो हमारी मेहमान है वो प्रथम नागरिक मीरा भाईंदर शहर की महापौर ज्योत्सना हसनाले जी। ज्योत्सना हसनाले जी हमारे बीच स्टूडियो में उपस्थित हैं। इनके विषय में ये परिचय का कोई मोहताज नहीं है। एक सिंपल साधारण सी दिखने वाली लेडी वो आज महापौर बन के बैठी हैं अपने कार्य कुशलता के क्षेत्र में, क्योंकि ये 4 बार से अपने क्षेत्र से नगर सेविका के रूप में चुनती आई हैं। इनकी लोकप्रियता इतनी है क्योंकि हर समय जब भी इलेक्शन होता है नगर सेवक का, तो हर कोई इन्हें प्यार देता है और आज ये मेयर बन के आई हैं यहाँ पे। और इनके विषय में एक चीज़ और जानकारी दी कि ये एक शिक्षिका के रूप में यहाँ जानी जाती थी। शिक्षिका के रूप में लोगों बच्चों को शिक्षा देती थी, बच्चों में संस्कार देती थी, और आज ये प्रथम नागरिक के रूप में यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले ज्योत्सना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को 2 शब्द। नमस्कार। आज उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार। मीरा भाईंदर शहरवासियों को इतना ही कहूँगी कि आप सुरक्षित रहिए और अपने आरोग्य का ध्यान रखिए, क्योंकि आप सभी को मालूम है मीरा भाईंदर शहर में कोरोना का प्रादुर्भाव आज भी है। आप सभी अपने आरोग्य का ध्यान रखेंगे, ऐसी आशा करती हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि ये कोरोना का जो लहर फिर से शुरू हुआ है उसमें इन्होंने चिंता जाहिर की है और यहाँ पे भी बहुत सारे सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ओर से, इनके नेतृत्व में। तो वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सुरक्षा के नियमों का पालन करें, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर बार बार हाथ धोएं। मैम, हम अब चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक लेडी हैं, घर की गृहिणी भी हैं और एक शिक्षिका रह चुकी हैं। तो वहाँ से लेके एक शिक्षिका और गृहिणी के सफ़र से लेके मेयर तक के सफ़र में थोड़ा सा मैं चाहूँगा कुछ खट्टी मीठी बातें हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे यहाँ पे पहुँची। ऐसे हर एक महिला गृहिणी होती है और गृहिणी का काम करते करते समाज में अपना एक स्थान होना चाहिए, अपना नाम होना चाहिए, परिवार को मदद मिलनी चाहिए। और इसके लिए मेरे शिक्षण का मतलब BA BEd होने के कारण मैंने शिक्षिका का कोर्स करके फिर यहाँ पे अभिनव स्कूल वहाँ पे मैंने सह शिक्षिका करके काम किया। और जब मैं नगर सेविका थी, शिक्षिका थी, उसी समय पे हमारे प्रभाग क्रमांक 14 में वहाँ पे इलेक्शन शुरू हो रहे थे। ये बात 1997 की है, उस समय की। तो उस समय में मुझे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से टिकट मिला था और वहाँ पर मैंने चुनाव लड़ा। और मैंने सोचा कि हम तो ज्ञान देने का कार्य तो कर ही रहे हैं, मगर उसके साथ साथ अगर समाज का कार्य भी करने का मौका हमें मिल रहा है तो उसको क्यों नहीं हम इसमें आगे आए। और मेरे परिवार वालों ने भी मुझे साथ दिया, सपोर्ट किया, और इसके लिए आज मैं यहाँ पर नगर सेविका बन के चुन के आई। 1997 से लगातार वहाँ पे मैं जनता का प्यार मिल रहा है, जनता का प्यार और आशीर्वाद बहुत मिला, उसके लिए आज यहाँ पर हूँ। मैम, आप 26 फरवरी 2020 में इस मेयर पद पे आप आई। 2.5 साल का कार्यकाल आपका हुआ और सबसे बड़ी चुनौती हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको मेयर बनते ही ये कोरोना का जो वो सीजन शुरू हुआ और आपके पास एक चुनौती, क्योंकि हमने देखा था अपने न्यूज़ के माध्यम से दिखाया था कि आप खुद लोगों को आह्वान करती थी अलग अलग चौक चौराहे पे जाके कि आप अपने आप को सुरक्षित रहें। तो ये जो संकट की घड़ी थी उसको कैसे आपने निभाया? फरवरी को चुनाव हुआ, उसके बाद में लोग मतलब चुन के आए करके
जो बीज देने के लिए आते थे, जी। सत्कार करने के लिए आते थे। और उसके बाद तुरंत मार्च महीने में कोरोना का प्रादुर्भाव शहर में आ गया और सब जगह पे लॉकडाउन की शुरुआत होने लगी। और इस समय पे लोगों को घर में बिठाना ये सबसे बड़ा चुनौती थी, क्योंकि आज तक ऐसी कभी घटना ही नहीं हुई कि लोगों को घर में बैठना पड़ा। और ऐसे समय पे हम देखो, आज भी हमको किसी न किसी बहाने से लोग घर के बाहर निकलना ही चाहते हैं। तो ऐसे समय पे कोरोना जब इस शहर में था, उस समय पे लोगों को घर पे बिठाना बहुत मुश्किल था। मगर मनपा प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन के माध्यम से मुझे रास्ते पे उतरना पड़ा और मैंने लोगों को आह्वान किया, हाँ आह्वान किया, और लोगों ने भी बहुत सहकार्य किया। फिर लोग भी समझ गए, नागरिकों ने जो सहकार्य किया, इसके लिए कोरोना के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश मनपा प्रशासन के माध्यम से तथा पुलिस प्रशासन के माध्यम से हुई। तो मतलब लोगों के लिए ये भी एक चुनौती थी कि घर पे बैठना, और प्रशासन और पुलिस प्रशासन का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। जी हाँ मैम, आप 26 फरवरी 2020 को मेयर पद पे आप आई, लोगों ने आपको वोट दिया और आप भाजपा की तरफ से बहुमत मिला, आप आई। और आपका इस 26 फरवरी को 1 वर्ष हुआ जिसमें आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसमें आपने बताया था। तो इन 1 साल के बीच में आपने क्या क्या कुछ ऐसे किए जो मैं चाहूँगा कि दर्शकों को बताइए। जैसे महापौर बनी, वैसे कोरोना था, लॉकडाउन था, और ऐसे समय पे ज़्यादा मेरा फोकस यही रहा कि हमारे मीरा भाईंदर क्षेत्र में कोरोना के पेशेंट कम होने चाहिए, और जो भी पेशेंट है उनको सही इलाज होना चाहिए। और लॉकडाउन था, उस समय पे लोगों तक उनकी ज़रूरतमंद जो भी चीज़ें हैं उनके घर तक मिलनी चाहिए। इसके लिए होम डिलीवरी जैसे कि शुरू करवाई। और फिर बहुत सारे जो अपने मीरा भाईंदर क्षेत्र में लोग थे, वो घर पे अब जब रोजगार बंद हो गया, नौकरी पे जाना नहीं है, फिर पगार नहीं है, तो ऐसे समय पे घर कैसे चलाएं। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात थी। उस समय पे उनको अपना शहर छोड़ के बाहर भी जाना था, उनके घर जाना था, उनके परिवार वाले उनको बुला रहे थे। तो ऐसे समय पे जाने की व्यवस्था नहीं थी, ट्रेन बंद थे, बस बंद थे। फिर भी प्रशासन के माध्यम से बस की व्यवस्था करके, और हमारे महासचिव प्रदेश के अपने अमरजीत मिश्रा जी के सहयोग से तथा हमारे सभी नेतागण के सहयोग से हमने ट्रेन की भी व्यवस्था की थी, और बसों के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से उन्हें उनके गांव तक पहुंचा दिया था। तो ये तो था उनके घर जाने वाले के बारे में। मगर यहाँ पर जो लोग थे तो उनके पास खाने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी। ऐसे समय पे प्रशासन के माध्यम से खिचड़ी की व्यवस्था करके घर घर तक हमने उसका अलग अलग स्पॉट बना के, अलग अलग केंद्र बना के उनके घरों तक हमने खिचड़ी देने की कोशिश की। उसी प्रकार जो लोग अनाज की डिमांड करते थे उनको अनाज दिया, भाजी, ऐसे मतलब सभी चीज़ों की व्यवस्था लोगों तक पहुंचाने का कार्य ये सबसे बड़ा काम था उस समय में। तो वो हमने कोशिश की कि पहले वो लोगों के ऊपर हम ध्यान देंगे, उनके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देंगे, उनके आरोग्य के बारे में ध्यान देंगे, फिर बाकी के विकास काम ये होते रहेंगे। मगर पहले बात तो लोगों की जान बचाना ये सबसे बड़ा काम था। मैम, उसी लॉकडाउन के दरमियान जो आपके लिए चुनौती बनी कि हॉस्पिटल्स बंद कर दिए गए थे, जनरल पेशेंट नहीं लिए जा रहे थे, तो आपने सभी हॉस्पिटल्स को निर्देश दिया, तो वो क्या है ज़रा मुझे बताइए। ऐसे था कि कोरोना का पीरियड था, उस समय पे सभी हॉस्पिटल बंद थे, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा था। लोग मुश्किल में आ गए थे कि कैसे हम अपने ऊपर इलाज करें। और उस समय पे सभी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की हमने मीटिंग ली थी। हमारे कमिश्नर उस समय के डांगे साहब थे, तो हमने मीटिंग ली। डॉक्टर्स लोग को हमने रिक्वेस्ट की कि आप अपने हॉस्पिटल खोलिए, कोविड सेंटर उसको बनाइए, ताकि टेम्बा जो हॉस्पिटल है उसमें बेड कम हो रहे थे, मतलब इतनी पेशेंट की संख्या ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ऐसे समय पे शहर के सभी डॉक्टर्स ने हमें मदद की और अपने अपने हॉस्पिटल उन्होंने खोले, और जितने भी पेशेंट बढ़ रहे थे उन पर इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में भी देना शुरू हुआ। ये सबसे बड़ा काम था, क्योंकि अगर वो हॉस्पिटल नहीं खोलते थे तो पेशेंट के ऊपर इलाज करना मुश्किल हो जाता था।
मैम एक बहुत ही अच्छे ये सवाल है क्योंकि आपके इस कार्यकाल में 3 कमिश्नर बदले गए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप कोई किसी योजना पे काम कर रहे हैं तब तक वो कमिश्नर चला गया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, तो इसमें आप अपने आप को कैसे महसूस कर रहे हैं? ये बात तो सही है कि देखिए 3 कमिश्नर अगर शहर में आते हैं तो एक कमिश्नर आएंगे तो तुरंत काम पे नहीं लगते हैं, वो पहले शहर के बारे में जानकारी लेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर सभी जनप्रतिनिधियों को समझेंगे, अधिकारियों को समझेंगे, उसके बाद में शहर के पूरा दौरा करेंगे, फिर उसके बाद में वो विकास के कार्य शुरू करेंगे। मगर तीनों कमिश्नर के पीरियड में समझो कि अभी भी कोरोना है और ऐसे टाइम पे भी कोरोना के साथ साथ विकास कामों के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। तो जितने भी कमिश्नर हैं उन्होंने अच्छा सहकार्य किया और आज हमारे कमिश्नर दिलीप ढोले जी हैं तो वो भी अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि भाई उनको भी पूरी जनता का सपोर्ट मिले, लोक प्रतिनिधियों का सपोर्ट मिले, ताकि मतलब मीरा भाईंदर शहर का विकास तेजी से। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक परिदृश्य के कारण, क्योंकि यहाँ भाजपा की जो सरकार है और विपक्ष में शिवसेना लोग बैठे, तो कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? ऐसा है कि राजनीति करने वाले अपनी अपनी जगह पे राजनीति करते रहते हैं, मगर जो हमें सामने आता है उसके ऊपर हमें अपना काम करते हुए आगे बढ़ना है। तो क्या होगा कि शहर का विकास हमें अगर करना है तो सबको मिलके करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम राजनीति करने के लिए आएंगे या राजनीति करते बैठेंगे तो विकास कम होगा और इसी में अपना टाइम वेस्ट होगा। तो मैं तो यही चाहूँगी कि भाई शासन ने वैसे अभी कमिश्नर जो भी दिए हैं तो उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए और पूरे सपोर्ट के साथ में उनको काम करने के लिए मौका देना चाहिए। मैम एक बहुत ही अच्छा सवाल आपको भी सुन के अच्छा लगेगा कि यहाँ पे मेयर शुरुआत जो हुए गिलबर्ट मेंडोसा, वो मेयर थे, उसके बाद विधायक बन गए। नरेंद्र मेहता वो मेयर बने, विधायक हो गए। गीता जैन मेयर हुई, विधायक बन गई। तो कहीं आपका भी दिशा और आपकी सोच ऐसा है कि आप वहाँ तक जाएं, क्योंकि ये प्रचलन आ रहा है? देखिए ऐसा है कि वो विधायक बनने का सपना तो हर कोई को देखना चाहिए, वो बात अलग है, मगर आज हम जिस पद पे हैं उस पर हमको डट के काम करना है, उसके ऊपर हमें लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए। आने वाले समय में जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे वैसे लोगों को अपना प्रतिशत अच्छा ही मिलेगा। मगर मुझे जिस पोस्ट पर जाना चाहिए था उस पोस्ट तक मैं पहुंच गई। जनता का सपोर्ट था, मेरे लोक प्रतिनिधियों का सपोर्ट था, आप जैसे चैनल प्रतिनिधियों का तथा सभी पत्रकार बंधु और मेरे मीरा भाईंदर शहर के जितने भी नागरिक थे उन्होंने सभी ने आशीर्वाद दिया, तो आज इस पद पर बैठी हूँ। परमेश्वर की कृपा है। मैम आप जैसा कि हमारे दर्शकों को पता है कि आप शिक्षिका हैं, तो आप इस मेयर पद पे हैं, तो क्या आप नहीं चाहते कि जो भी MBMC के स्कूल्स हैं तो उसको कुछ एक मॉडल रोल बनाया जाए, वहाँ के शिक्षा व्यवस्था, फिर वहाँ के रख रखाव, उन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाए? कुछ प्लान किया है आपने? मैं तो शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारा बदलाव लाना चाहती थी। इस मीरा भाईंदर क्षेत्र में हमारे जितने भी म्यूनसिपल स्कूल है उसमें, क्योंकि इसके पहले मैंने शिक्षण सभापति का पद मैंने लिया था और 1 साल मैंने उसमें पूरा भी किया था। तो बहुत सारे उसमें हमने अड़चने देखी, समस्या देखी और कुछ चेंजेस हम करना चाहते थे इस समय में, मगर ऐसा हुआ कि आज परिस्थिति ऐसी है कि सभी स्कूल बंद है, बच्चे स्कूल पे नहीं जा पा रहे और ऑनलाइन शिक्षण पद्धति आज है। तो ऐसे समय पे जो करना चाह रहे हैं उसको हम कर नहीं पा रहे हैं। फिर भी कोशिश करेंगे कि कुछ बदलाव मीरा भाईंदर क्षेत्र में महानगर पालिका के जितने भी हमारे स्कूल हैं उसमें होनी चाहिए। मैम तो आप इतना अभी जो है लॉकडाउन के कारण स्कूल्स बंद हैं, सभी के रोज़गार छीने जा चुके हैं, बहुत परिस्थितियाँ ख़राब है, तो आपको भी सुनने को मिला होगा कि बहुत सारे स्कूल जो हैं जो छात्रों के अभिभावक हैं उनको प्रेशराइज कर रहे हैं पैसा देने के लिए, पैसा नहीं देंगे तो उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, उनको एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे। तो क्या आप इसके लिए कुछ कदम नहीं उठा पाएंगे?
ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट हमारे पास आई थी। बहुत सारे स्कूल के पेरेंट्स आए थे और सही में लॉकडाउन के पीरियड में उनके पास पैसे नहीं थे बच्चों के स्कूल की फीस भरने के लिए, और ऐसी परिस्थिति में ज़बरदस्ती पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर कर रहे थे कि वो स्कूल की फ़ीस भरो। तो महानगर पालिका में महासभा में हमने इस सब्जेक्ट को लिया था और प्रशासन ने इसके माध्यम से शिक्षण अधिकारी के माध्यम से एक परिपत्रक सभी स्कूलों को दिया गया था। मैम, ये जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस था 1 साल पूरा होने पे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने, क्योंकि मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट आप करना चाहती हैं, इसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो आपने लेटर को आगे बढ़ाया है राज्य सरकार की ओर से, तो वो बात कहाँ तक पहुँची है? क्या आपको मेरा मदद मिल पाया है? प्रशासन के माध्यम से बहुत सारे विकास काम मीरा भाईंदर शहर में हम करना चाहते हैं। सभी जनप्रतिनिधि विकास कामों की मांग करते हैं, हमारे शहर के नागरिक विकास कामों की मांग करते हैं। तो ऐसे समय पे प्रशासन के पास जो भी निधि है उस निधि के माध्यम से तो काम हो ही रहे, मगर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए शासन का अनुदान होना ज़रूरी है। तो हम शासन के पास हमारा प्रलंबित जीएसटी तथा स्टैम्प ड्यूटी के जो भी प्रलंबित थक बाकी है उसको हमें मिलनी चाहिए। और उसी प्रकार मैंने वैसे पत्र व्यवहार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी किया हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि शासन हमें जो MMRDA से कर्जा देती है, BSP योजना हमारे क्षेत्र में जो चल रही है उसके लिए 150 करोड़ का कर्जा हमने MMRDA से लिया हुआ है। तो वो अगर हमें अनुदान के तौर पे देंगे तो बहुत सारी मुश्किलें हल हो सकती है और वो प्रोजेक्ट भी पूरा हो सकता है और नागरिकों को अपना खुद का घर मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ा कार्य इस मीरा भाईंदर क्षेत्र में होगा। उसी प्रकार हमारी सूर्या प्रकल्प की योजना है, वो भी पूरी करने के लिए हमें शासन की ओर से निधि की ज़रूरत है। तो उसके लिए भी हम चाहते हैं कि शासन हमें उसके लिए मदद करेंगे, अनुदान देंगे तो हमारा वो भी प्रकल्प जल्दी पूरा हो सकता है। और पानी की जो इस समय समस्या अभी मैं वही चर्चा करने वाला था, क्योंकि अभी हॉट केक बना हुआ है, क्योंकि पानी की समस्या है, तो उसके विषय में आपकी क्या पहल है? सही बात है, मीरा भाईंदर शहर में पानी की किल्लत तो ज़रूर है, मगर ऐसा है कि 125 ml जो हमारा हक का पानी है वो आज हमें नहीं मिल रहा है, और उसकी वजह से आज हम मीरा भाईंदर क्षेत्र में सब मतलब ऐसे जब भी ब्रेक होता है, शटडाउन होता है, ब्रेक होता है, उस दिन 2-3 दिन लगातार पूरे शहर में पानी की सप्लाई की पूरी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे समय पे अगर हमारा 125 ml पानी जो हमारा है वो हमें मिलेगा पूरा का पूरा, तो एक दिक्कत कम होगी। और हमारे मीरा भाईंदर क्षेत्र में जो सूर्या प्रकल्प योजना जो शुरू की गई है, तो वो भी अगर पूरी होती है तो मीरा भाईंदर शहरवासी को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि दिन ब दिन हमारे शहर की लोक संख्या है बढ़ रही है और ऐसे समय पे पानी की तकलीफ आने वाले समय में होने वाली है। तो इसीलिए हमें शासन का अनुदान जो हमें चाहिए वो मिलेगा तो बहुत मुश्किल हमारी हल हो सकती है और प्रोजेक्ट भी जल्दी पूरा हो सकता है। उसी प्रकार हमने ये सूर्या प्रकल्प के लिए हमारे बजट में भी तरतूद की हुई है कि उसके लिए राखी निधि हमने रखा हुआ है, ताकि हमारी योजना में किधर भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। मैम, आज के समय में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाजपा में गुटबाजी चल रहा है। एक ईस्ट में ऑफिस है जो पहले से था नरेंद्र मेहता जी के बिल्डिंग में, दूसरा ऑफिस है इधर वेस्ट में। तो वो जो खेमा है ईस्ट वाला, नरेंद्र मेहता हेमंत महात्रे का इस साइड आ गया, तो आप अपने आप को इसमें, सबसे पहले तो हमें ये चाहिए क्या गुटबाजी है, और गुटबाजी है तो आप अपने आप को कहाँ महसूस कर रही हैं, किस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और यहाँ पे इस पार्टी के बहुत सारे नगर सेवक हैं जो आज भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और ये जो गुटबाजी का बात कर रहे हैं, तो गुटबाजी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर गुटबाजी होती तो हमारी प्रभाग समिति की जो भी मतलब सभापति पद के लिए आपको उसका रिजल्ट दिखाई देता था, स्टैंडिंग समिति के सभापति के लिए उसका रिजल्ट दिखाई देता था, या मेयर का जो मेरे पोस्ट का जब इलेक्शन हुआ उसमें आपको रिजल्ट दिखाई दिया होता। मगर ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। देखो,
पार्टी में बहुत सारे पदाधिकारी अलग-अलग है, नगर विचारधारा सेवक के, है, जी। कार्यकर्ता है, सभी के अलग अलग विचार हो सकते हैं, विचारों के मतभेद हो सकते हैं, मगर जब समय पार्टी का आता है, पक्ष की बात होती है, तो हमारे सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, सभी नगर सेवक और हमारे सभी नेतागण इकट्ठा होकर मीटिंग लेते हैं और चर्चा करके डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे को और रहा सवाल कार्यालय का, तो कार्यालय होने चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या है कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ता कहीं भी जाके अपने कामों को लेके जाके बात कर सकते हैं। मीटिंग के लिए वहाँ पे बैठने के स्थान हो सकता है और पक्ष और संगठन बढ़ाने के लिए जगह होनी चाहिए, अपना खुद का कार्यालय होना चाहिए। ऐसी भावना हमारे सभी कार्यकर्ताओं की है, सभी पदाधिकारियों की, नगर सेवक की है। बहुत अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को रखा कि मनमुटाव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। और जो कार्यालय की बात है तो इन्होंने भी उसको अलग अंदाज में बहुत अच्छे तरीके से कहा कि चीज़ें बड़ी हैं, यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए कार्यालय का बढ़ना लाजिम है। मैम, जैसा कि पानी की किल्लत पे हम लोगों ने चर्चा किया और बहुत ही मेन सब्जेक्ट बना हुआ है पानी का, भी पानी लोगों को सही से नहीं मिल पा रहा है, वो एमएलडी जो होना चाहिए 125 वो नहीं मिल पा रहा है। तो क्या इसके लिए आप लोग, क्योंकि वो पूरा अपना हक पाने के लिए, उतना पानी मांगने के लिए आप क्या कर रही हैं? अभी तो 2 बार तो मीटिंग वहाँ पे हो चुकी है। माननीय मुख्य अपने पानी पुरोड़ा मंत्री सुभाष देसाई सर के पास, उद्योग मंत्री है जो, तो उन्होंने जो डिसीजन दिया था उसके ऊपर अगर अमल बजावनी ठीक से होती थी तो हमारा पानी हमें, हक का पानी हमें मिलता था, मगर वैसे कुछ हुआ दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे समय पे हमारे जितने भी विरोधी पक्ष नेता है, गठन नेता है, हमारे जितने भी पदाधिकारी है और प्रशासन के अधिकारियों को लेकर एक बार फिर से हम मंत्री महोदय के पास जाएंगे और उनको हम विनती करेंगे कि हमारे शहर के ऊपर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि ये जो पानी की बार बार समस्या हमारे शहर में आ रही है, अभी मार्च से लेकर जून तक ये समस्या हमारी हमेशा के लिए रहने वाली है। तो इस समस्या को मतलब सुलझना, अगर उनके आदेश हमें प्राप्त होते हैं तो उसके ऊपर अगर उनके अधिकारी अमल बजावनी करते हैं तो पानी की दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। मगर ऐसा ठोस कदम उन्होंने उठाना चाहिए और ये होने जैसा है, उसमें ऐसी कोई मतलब अड़चनें नहीं है। फिर भी इसको क्यों टाला जा रहा है, इसका हम जवाब भी पूछने के लिए वहाँ पे जाएंगे। मैं जल्दी ही उसके बारे में एक बैठक वहाँ पे करना चाहूँगी और वैसा पत्र व्यवहार मेरा जारी है। नहीं तो एक बीच में कांग्रेस के युवा अध्यक्ष जो हैं आरोप लगाया था कि वो मंत्री से मिले थे और वहाँ पे ये बात आई थी कि ये जो 125 एमएलडी पानी जो हक का है वो सिर्फ इलेक्शन के लिए दिया गया था। फडणवीस सरकार ने सिर्फ इलेक्शन तक के लिए किया, इलेक्शन खत्म हो गया, अब उतना हक का पानी नहीं मिलेगा, ऐसा आरोप आप पे लगाया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसका जवाब तो मैंने उसी समय पे दिया था। मैं शुरू से लेकर अभी तक भी वही बता रही हूँ कि 125 एमएलडी हमारे कोटे में मंजूर है मीरा भाईंदर शहर के लिए, और वैसा मिनट्स में भी है और रिटर्न में भी है, उसका एग्रीमेंट भी हुआ है। वैसे पेपर भी हमारे प्रशासन के पास है। तो जो हमारा पानी है 125 एमएलडी, उसमें वो टेम्परवरी नहीं दिया था, वो तो परमानेंट पानी दिया हुआ था, मगर उन्होंने वो 25 एमएलडी पानी की खपत की हुई है, उसकी वजह से हमको ये तकलीफ आ रही है। अगर 125 एमएलडी पानी नहीं है तो फिर कभी कभी 110 लीटर एमएलडी पानी आता है, कभी कभी 115 भी आता था। तो ये कैसे आ रहा है? ऐसे कोई जानबूझ के तो नहीं दे रहा। तो मतलब ये पानी हमारा लिखित रूप से है, मगर अभी फिलहाल जब हमें ब्रेक डाउन होता है या वो तकलीफ होती है तो उस समय पे 2-3 दिन लगातार हमारे पूरे शहर में पानी की किल्लत हो जाती है। तो ऐसे समय पे अगर हमारा पानी हमें बराबर टाइम पे मिलता है तो ये सब तकलीफें कम हो सकती है। तो इसी के बारे में मैं चाहूँगी कि हमारे सभी पक्ष के जितने भी हमारे भी एक बार वहाँ पे मीटिंग होनी जरूरी है। सुना आपने हमारी मेयर ज्योत्सना हसनानी जी को, और देखो सवालों का सिलसिला तो बहुत है और ये फहरिस्त जारी रहेगा, लेकिन आज के लिए मैम आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ के दर्शकों को ज़रा 2 शब्द संदेश दीजिए। हमारे मीरा भाईंदर शहर के सभी
नागरिकों को मैं इतना कहूँगी कि कोरोना का प्रादुर्भाव भी हमारे शहर से अभी तक नहीं गया है। हमने नियंत्रण पाने की बहुत सारी कोशिश की, आप सभी ने हमें सहकार्य दिया, मगर अभी भी कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो ऐसे समय पे हमें मास्क लगाना चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए और सुरक्षित अंतर रखकर हमें वार्तालाप करना चाहिए। आप इतना सहयोग अगर प्रशासन को करते हैं, शासन को करते हैं, तो बहुत सारी मुश्किल हल हो सकती है और कोरोना पे नियंत्रण करने के लिए हम कामयाब हो सकते हैं। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ के दर्शकों को। आपसे गुजारिश है, उज्जवल भारत न्यूज़ भी गुजारिश करती है कि ये जो फिर से कोरोना का काल चलना जो शुरू हुआ है, उसको आप लोग अपने समझदारी से, सूझबूझ के साथ और सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए आप अपने आप को सुरक्षित रखें। मैम, आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।